हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। और आज बात करेंगे IBPS SO राजभाषा में पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विषय में। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और IBPS SO मीन्स राजभाषा के ऑनलाइन कोर्स में फ्लैट 70% का ऑफ है, तो देर न करते हुए शीघ्र ही हमारे साथ हमारे ही मार्गदर्शन में परीक्षा की उचित तैयारी कीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघ की राजभाषा और लिपि घोषित की गई है? तो संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक भाषा संबंधी प्रावधान करता है, जिसमें अनुच्छेद 343 भारतीय संघ की राजभाषा और लिपि को सुनिश्चित करता है। इनमें पहला ऑप्शन है उर्दू या फारसी, दूसरा है हिंदी देवनागरी, तीसरा है अंग्रेजी रोमन और चौथा है पंजाबी या गुरुमुखी। तो अनुच्छेद 343 कहता है भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। वहां पर कहा गया है कि देवनागरी लिपि वाली जो भाषा है हिंदी, वह ही भारतीय संघ की राजभाषा होगी। और देवनागरी लिपि की यदि बात करें तो संसार की सभी भाषाओं को लिखने के लिए किसी न किसी लिपि की आवश्यकता होती है, और देवनागरी लिपि बहुत सी भाषाएं जैसे संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी या नेपाली भाषाएं, इन सभी की देवनागरी लिपि ही होती है। यह लिपि बाईं से दाईं तरफ लिखी जाती है और इसकी जो पहचान होती है वह इसके ऊपर लगी हुई एक शिरोरेखा होती है, और इसमें 52 अक्षर होते हैं, जिनमें से 14 स्वर होते हैं और 38 व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रशासन, शासन, सरकारी कार्यों में प्रयोग की जाने वाली एवं संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा कहलाती है। तो सामान्य शासन, प्रशासन और सरकारी कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो कि संविधान द्वारा स्वीकृत है, ऐसी भाषा को क्या कहा जाता है? पहला है राष्ट्रभाषा, दूसरा है मातृभाषा, फिर है राजभाषा और तीसरा है हिंदी भाषा। तो जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं, उन सरकारी कामकाज में या राजकाज की जो भाषा होती है वह राष्ट्रभाषा नहीं होती है, वह राजभाषा कहलाती है। और राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है क्योंकि ये संविधान द्वारा स्वीकृत की गई भाषा है। तो जैसा कि हमें पता है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और राजभाषा की प्राथमिक शर्त होती है कि जितनी भी राजनीतिक और प्रशासनिक एकता है उसको कायम रखना। राष्ट्रभाषा की यदि हम बात करें तो राष्ट्रभाषा एक राष्ट्र में समस्त राष्ट्रीय तत्वों को व्यक्त करने वाली भाषा होती है, जो राष्ट्र में भावनात्मक एकता को कायम करती है। और मातृभाषा की यदि हम बात करें तो जो व्यक्ति जिस भाषा में बोलना सीखता है या सामान्य जो बोलचाल की भाषा होती है वह मातृभाषा होती है। और हिंदी इसका सही उत्तर इसलिए नहीं होगा क्योंकि राजभाषा हिंदी ही हमारे देश की संवैधानिक भाषा है। इस तरह से राजभाषा का जो स्वरूप होता है वह मानक होता है और उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी राजकाज में प्रयुक्त होने वाली शासन और प्रशासन में भी उपयोगी भाषा राजभाषा कहलाती है, जो कि हिंदी भाषा है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में मौलिक लेखन हेतु राजभाषा विभाग द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी भाषा में यदि लेखन किया जाए तो उसके लिए प्रोत्साहन योजनाएं चलती हैं, जिनमें से कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं। इसका पहला विकल्प है साहित्य अकादमी, दूसरा है राजभाषा गौरव पुरस्कार, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो यदि हम हिंदी भाषा में मौलिक लेखन की बात करें तो मौलिक लेखन के लिए राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया जाता है। और हिंदी भाषा में भारत के किसी भी नागरिक के द्वारा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक पुस्तक लिखने पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। साथ ही
यह तकनीकी विज्ञान से जुड़े हिंदी भाषा के पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए भी दिया जाता है। जैसे इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर विज्ञान में जो हिंदी भाषा की पुस्तकें हैं, उस क्षेत्र में साथ ही समसामयिक विषय जो उदारीकरण, भूमंडलीकरण या प्रदूषण इत्यादि हैं, उन विषयों से संबंधित मौलिक लेखन के क्षेत्र में राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वांगीण विकास से संबंधित अनुच्छेद है। अभी हमने बात करी थी कि संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी भाषा का प्रावधान करता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी के सर्वांगीण विकास से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 300। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 कहता है कि संघ का कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने। तो हिंदी का सर्वांगीण विकास करने की जो बात करता है वह संविधान का अनुच्छेद 351 है। अगला प्रश्न है, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय की राजभाषा कौन सी है। तो मिजोरम, नागालैंड और मेघालय भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, जिनकी आधिकारिक भाषा विकल्प दिया हुआ है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या मणिपुरी। तो इनकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी को स्वीकारा गया है। तो मिजोरम, नागालैंड और मेघालय की राजभाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है, 21वें संविधान संशोधन में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो 21वें संविधान संशोधन में विकल्प दिया हुआ है असमिया, अंग्रेजी, सिंधी या कोंकणी। तो इनमें से 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को स्वीकार किया गया। जैसा कि आपको ज्ञात है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है और इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया। तो सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन अधिनियम में सिंधी भाषा को इसमें शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1976 के अधीन क, ख, ग क्षेत्र में से ख क्षेत्र का तात्पर्य है पूर्ण हिंदी भाषी क्षेत्र, अर्ध हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदीतर भाषी क्षेत्र और अंग्रेजी भाषी क्षेत्र। तो राजभाषा अधिनियम 1976 हिंदी भाषा बोले जाने और लिखे जाने की प्रधानता के आधार पर संपूर्ण भारतवर्ष को 3 क्षेत्रों में बांटा है, क क्षेत्र, ख क्षेत्र और घ क्षेत्र। क क्षेत्र के अंतर्गत वे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र आते हैं जहाँ की बोली ही हिंदी है, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। और ख क्षेत्र में वे राज्य आते हैं जहाँ की भाषा हिंदी न होने के बावजूद अधिकतर स्थानों में हिंदी बोली और समझी जाती है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि। और ग क्षेत्र की यदि हम बात करें तो ग क्षेत्र के अंतर्गत वे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र आते हैं जहाँ की बोली हिंदी न होकर उनकी प्रांतीय भाषा ही है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि ख क्षेत्र का तात्पर्य क्या है। तो ख क्षेत्र का तात्पर्य है अर्ध हिंदी भाषी क्षेत्र, और अर्ध हिंदी भाषी क्षेत्र में मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन दीव और दादरा नगर हवेली आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। पहला है नेपाली, दूसरा है कश्मीरी, तीसरा है सिंधी और चौथी है अंग्रेजी। अभी हमने बात करी थी कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं को शामिल करती है, जिसमें से अंग्रेजी भाषा इसमें सम्मिलित नहीं की गई है। उपरोक्त तीनों ही भाषाएं इसमें सम्मिलित हैं और संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं वह है असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। और इसमें 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को और उसके बाद 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को, और 1992 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें बोडो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा और संथाली भाषा को शामिल किया गया था। तो इस तरह से 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं।
अगला प्रश्न है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए सही शब्द होगा। पहला है कविराज, आशु कवि, महाकवि या कवीश। तो इसके लिए सही शब्द है आशु कवि। आशु का तात्पर्य होता है शीघ्र, जल्दी जल्दी। तो जो तत्काल रचना करता है उसके लिए सही शब्द होगा आशु कवि। अगला है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके के लिए एक सही शब्द होगा आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिर्वचनीय या रहस्य। तो जो चीज वाणी के द्वारा व्यक्त न की जा सके उसके लिए एक शब्द आता है अनिर्वचनीय, अर्थात जिसका निर्वचन न किया जा सके, जिसको वाणी के द्वारा न कहा जा सके। अगला है, निराकार शब्द का विलोम है आकार, साकार, प्रकार और विकार। तो निराकार शब्द निर आकार से मिलकर के बना है। निर का अर्थ होता है जिसका कोई भी आकार ना हो, तो इसका विलोम होगा साकार। स आकार और स किसी शब्द के आगे लगता है तो उसका अर्थ हो जाता है साथ। तो जिसका आकार है, आकार के साथ, तो निराकार शब्द का विलोम होगा साकार। अगला प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हो तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर के रूप में चिन्हित करें। इस प्रकार के प्रश्न अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। गत वर्ष सेवानिवृत्त हो लेने के बाद अब जीवन लगभग शांत और निष्क्रिय हो गया है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है तो आप घ विकल्प को चुनेंगे और यदि त्रुटि है तो आप उसको चिन्हित करेंगे। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, गत वर्ष सेवानिवृत्त हो लेने के बाद, ये एक अशुद्ध सा प्रयोग वाक्य में लग रहा है, तो इसकी जगह पे होगा सेवानिवृत्त होने के बाद। हो जाने के बाद भी सही हो सकता था, लेकिन हो लेने के बाद एक अशुद्ध प्रयोग है, तो वाक्य के इस भाग में त्रुटि है। अगला प्रश्न है, गर्मी की उस दोपहरी में भीषण अग्निकांड को देखकर मेरा तो प्राण निकल गया। कोई त्रुटि नहीं, यहाँ पर भी मेरा तो प्राण निकल गया वाक्य में त्रुटि है, क्योंकि प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे निकल गया की जगह मेरे तो प्राण निकल गए शुद्ध होगा, शुद्ध विकल्प होगा। तो गर्मी की उस दोपहरी में भीषण अग्निकांड को देखकर मेरे तो प्राण निकल गए, यह शुद्ध वाक्य बनेगा। अगला प्रश्न है, तुम्हें मुझसे नहीं भगवान से क्षमा मांगना चाहिए। कोई त्रुटि नहीं, तुम्हें मुझसे नहीं भगवान से क्षमा मांगना चाहिए। क्षमा शब्द स्त्रीलिंग होता है, इसीलिए यहाँ पे मांगना के स्थान पर मांगनी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। अगला प्रश्न है, जैसा कि आपको पता है बैंकिंग से संबंधित भी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न है, नकदी अनुपात से तात्पर्य है लिक्विडिटी रेशियो, बिजनेस रेशियो, इंट्रिंसिक वैल्यू या इंटरनल रेशियो। तो नकदी अनुपात का अंग्रेजी तात्पर्य होता है लिक्विडिटी रेशियो। अगला है, एडजर्न का अर्थ क्या है? स्थगित करना, अतिक्रमण करना, कार्यवाही करना या परिणाम बताना। तो एडजर्न शब्द का अंग्रेजी अर्थ होता है स्थगित करना। विधिक शब्दावली में काफी बार प्रयोग किया जाता है, द कोर्ट हैज बीन एडजर्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विरुद्ध, प्रतिकूल, विलक्षण या विपरीत। तो इसमें विरुद्ध, प्रतिकूल और विपरीत तीनों ही विपरीत शब्द के अर्थ दे रहे हैं, जबकि विलक्षण शब्द का अर्थ है जो सबसे अलग हो, जिसमें विचित्र लक्षण हो, विलक्षण। तो इसका सही उत्तर होगा विलक्षण। अगला प्रश्न है, इस क्रमांक में परिमाण और परिणाम शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। पहला है दूरी या फल, दूसरा है मात्रा, नतीजा, तीसरा है दूरी, मोटाई और चौथा है मात्रा, दूरी। परिमाण शब्द का अर्थ होता है मात्रा, या इसे आप क्वांटिटी भी कह सकते हैं, और परिणाम का अर्थ होता है रिजल्ट, जिसे आप नतीजा भी कह सकते हैं। तो इसका सही क्रमांक है मात्रा या नतीजा। अगला प्रश्न है, कैस्टिकेटेड का हिंदी अर्थ है। तो कैस्टिकेटेड का हिंदी अर्थ क्या है? पहला है आलोचना, दूसरा है आक्रमण, तीसरा है असहमति और चौथा है प्रतिवेदन। तो कैस्टिकेटेड का अर्थ होता है किसी की आलोचना करना, हिंदी में इसको कहते हैं आलोचना करना। इंग्लिश में आप इसे क्रिटिसाइज भी कह सकते हैं,
या स्ट्रांगली अपोज और पनिश समबडी, निंदा या तीव्र विरोध करना या किसी की कड़ी आलोचना करना। कैस्टिकेटेड का अर्थ होता है आलोचना। अगला प्रश्न है डेटर का हिंदी अर्थ क्या है? पहला है जमाकर्ता, दूसरा है बीमादार और तीसरा है कर्जदार, चौथा है खाता धारक। तो डेटर का हिंदी अर्थ होता है कर्जदार या ऋणी, अ पर्सन हु ओज मनी। जो कर्जदार है उसको अंग्रेजी में कहते हैं डेटर। तो इस प्रकार के प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा हल करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे ही मार्गदर्शन में परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो देर न करते हुए जल्दी ही iExamB को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ही परीक्षा की तैयारी कीजिए।